दुनिया में भूख ही एक ऐसा मसला है जो बदहाली की वजह भी बनता है। जराइम भी इसी कोख से जन्म लेते हैं और बड़ी बड़ी जंगों के पीछे भी कहीं ना कहीं भूख बड़ी वजह होती है। इंसान हो या हैवान, ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक का इंतज़ाम करना फितरी अमल है। आज 7 जून है और इस तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी यौम ग़िज़ाई हिफाजत यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर मनाया जाता है। और हमारी बदकिस्मती है कि आज खुराक की हिफाजत का आलमी दिन हम ऐसे मौके पर मना रहे हैं कि जब हमारी ज़मीन के हिस्से यानी गाज़ा में जबरन खुराक की किल्लत पैदा की गई और हज़ारों लाखों अफराद खुराक की कमी का शिकार है। इसके अलावा अफ्रीकी रियासतों में खुराक की कमी आम है। पाकिस्तान समेत चंद गरीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर 3 वक्त की खुराक मुल्क की आबादी के सिर्फ 10% हिस्से को मैसर होती है। खुराक की हिफाजत का ये दिन मनाने का मकसद ये है कि इंसानी सेहत, मुआशी खुशहाली, ज़राअत, मार्केट तक रसाई, सयाहत और पायदार तरक्की में किरदार अदा करते हुए खुराक की किल्लत वाले ख़तरात को रोका जाए ताकि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो महफूज हो सके और इसी तरह हमारे बच्चों और उनके बच्चों तक पहुँचे जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँची है। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर इरिच, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं ग़िज़ा की हिफाजत को या सेफ्टी को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरिच फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वैसे तो खैर ये सारे जो हक़ाइक़ फैक्ट्स मैंने बताए बड़े ये दिल दुखाने वाले हैं कि एक इस दुनिया में एक मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को जबरन खाना नहीं दिया जा रहा और दूसरी तरफ वही अक़वाम मुत्तहिदा जिसने कि लोगों के इंसानी हकूक़ की हिफाजत भी करनी है वो कुछ नहीं कर पा रहा और आज दिन भी मनाया जा रहा है। अब ये जो खुराक है अगर उसके स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो आई थिंक हम भी किसी बदहाली से, हमारे मुल्क में भी हालात कम नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर मिलावट नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, सेफ्टी के जो चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उसमें एक होता है कि कंट्रोल होना चाहिए। फिर आप जब कंट्रोल करते हो तो वो हर पॉइंट पे कंट्रोल होना चाहिए। चेक एंड कंट्रोल क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि जहाँ से ग़िज़ा आ रही है तो पैकेजिंग में, फिर जब कंज्यूमर तक पहुँच रही है फिर वो कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग खुद किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसमें भी जो है प्रॉब्लम्स कितने सारे होते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना बढ़ जाता है। तो वो हर पॉइंट पे ज़रूरी है, लेकिन हम लोग नहीं फॉलो करते। मिलावट तो एक छोटी चीज़ है, हम उसके अलावा भी फॉलो नहीं करते। नहीं, अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो कि उगाए जाते हैं वो इस कदर गंदे पानी से, मतलब बाकायदा वो किसी गंदे नाले का या गटर का पानी होता है कि जो बाकायदा वो वहाँ सब्जियों को लगाया जाता है। तो उसमें आप खुद सोचें कि वो किस तरह उगती हैं। बिल्कुल, सब्जियां ग्रो करने से लेकर पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो, उसके अलावा फिर वही बात है कि जब हमारे पास जो पैकेज होकर जो चीज़ आती है मार्केट में उसके अंदर क्या क्या क्रॉस कंटेमिनेशन हुई होती है हमें कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल। तो मैं तो सिंपल से एग्जांपल दूंगी कि आजकल क्योंकि सीलिएक डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई, जैसे बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस होते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आपने वीट बिल्कुल नहीं लेनी। अब वीट के बगैर जो चीज़ें सोर्सेज ऑफ फूड हैं उस हमें यही नहीं पता होता कि हम किसी को ओट्स ले लो तो ओट्स के अंदर कहीं जब पैकेजिंग हुई हुई है या जब वो मार्केट में पड़ा हुआ है तो उसके साथ क्या गंदम कोई चीज़ पड़ी, क्योंकि जिसको डिजीज़ है उसके लिए तो वो रिस्क ही है ना, वो एलर्जी है उसके लिए कि अगर ज़रा सी भी, एक ज़रा सा दाना भी उसमें मिक्स हो जाए तो हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है वक्त के साथ साथ, चूँकि आपको पता है कि ज़माना बदल रहा है, खानों के जो तौर इतवार हैं वो भी बदल रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड जो फूड्स हैं उनका रुझान बढ़ गया है। लोग पैकेजिंग वाली, टेट्रा पैक्स वाली चीज़ें बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है। घर में जब तक सब काम नहीं करेंगे गुजारा मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में क्विक फिक्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अब ये जो सॉसेजेस हम खाते हैं, नगेट्स खाते हैं, हम लोग प्रोसेस्ड मीट्स खाते हैं, ऑलरेडी बने हुए हमारे कभी चपली कबाब, शामी कबाब और पता नहीं कौन कौन से रोटी भी तो आ गई, चपाती, नान, पराठा, सब कुछ हमें जो है ना पहले से। अच्छा, देखो सेफ इन ऑप्शन, अगर आप उसकी वही बात है कंट्रोल है ना, वो कहाँ आप कर रहे हैं उसका। अगर हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, उस पर अगर लिखा हुआ है कि आपने इसको एक दफ़ा निकाला है और डिफ्रॉस्ट किया है तो दोबारा आपने फ्रीज़ नहीं करना, क्या हम वो करते हैं? जब हम मीट जो प्रोसेस्ड होकर आई है क्या उसको हम लोग पता है कि हमें वो वॉश की हुई है कि नहीं की हुई, और फिर जब वॉश करते हैं तो उसमें कितना रिस्क हो जाता है कि उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो हमारी स्किन पर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता। नहीं, तो अब इसमें डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो चीज़ आपके घर में आपकी आंखों के सामने बनती है उसकी बात ही और होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनको आदत होती है, बड़ी कॉमन सी बात कर रही हूँ, हर घर में ही होता है, हाँ आज तुम ये बना दो, पूरा हफ्ता हम खा लेंगे, फ्रीज़ करते रहेंगे, निकाल के खाते रहेंगे। ये एक इतनी कॉमन सी हैबिट हो गई है कि भी मैं ऐसा करती हूँ कि 3-4 डिशेस बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, खुद मैं चली जाती हूँ, वो बच्चे मेरे खाते रहते हैं। ये ठीक? देखो, जब आप एक तो फ्रीज़ करते हो ना कोई चीज़
हम लोगों का कुकिंग से लेकर जब तक कोई चीज़ फ्रीज़ होती है उसमें विटामिन बी एंड सी का लॉस काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं तो वो उड़ जाती हैं। उसके अलावा वही बात है, जब आप कोई चीज़ फ्रीज़ करके डीफ्रॉस्ट करते हो तो रिस्क ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम शायद फ्रीज़ करेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ख़त्म होती है बॉइलिंग के ऊपर। एक सर्टेन टेम्परेचर जब हाई होता है तो आप उसकी ग्रोथ स्लो तो कर देते हैं, आप ख़त्म नहीं हो। तो आपने जब निकाला फ्रीज़र से और बाहर रखा तो जो स्लो ग्रोथ थी वो रूम टेम्परेचर पे आके क्या होगी, वो रैपिड हो जाएगी। फिर हम उसको वापस फ्रीज़ करेंगे, फिर हम जो रैपिड इतना सारा ग्रो हुआ उसको स्लो करेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे। आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि जब आप उसको प्रॉपरली कुक करते हो तो बैक्टीरिया जो उसके अंदर हैं वो प्रॉपरली कुकिंग में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन द मोमेंट यू ट्रांसफर इट इनटू अ कंटेनर और वो रूम टेम्परेचर पे जाता है तो अराउंड जो आपके सराउंडिंग एयर में जितने भी जर्म्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, उसमें चले जाते हैं और वो ग्रो करना शुरू करते हैं। आप मुझे 2-3 चीज़ें बताएं जो मेरा ख्याल है कि मुझे सुनने वाली ख़वातीन सभी के घर का ये प्रॉब्लम होगा, वो उस पर सोचती ज़रूर होंगी। नंबर 1, हम लोग एक्सेसिव ऑयल समटाइम खानों में डाल देते हैं, जिसके बाद जब वो ज़्यादा में लगता है तो हम उसी ऑयल को निकाल के स्टोर कर देते हैं कि यार ये नेक्स्ट टाइम जब खाना पकेगा तो उसमें डल जाएगा। ये कितना डेंजरस है। सेकेंडली, हम लोग इतने ज़्यादा वो आलसी कहूँ या फिर वो कहते हैं ना कि क्या एक वर्ड यूज़ करते हैं, सुस्त तो खैर है ही, फूड कहते हैं, फूड एक आम जुबान में ना वो हो चुके हैं कि हम लोग माइक्रोवेव को बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि भाई कुछ भी खाना है बच्चे को माइक्रोवेव कर दो, इसको खिला दो। इसकी रेस कितनी डेंजरस है, ये इस फूड क्वालिटी को कितना डैमेज कर रही है। भले आपने जैतून के तेल में खाना बनाया, लेकिन अगर आपने इसको माइक्रोवेव कर दिया तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। ये दोनों बातें बताएं। देखो, एक तो ऑयल का जहाँ तक है ना, ऑयल जितने भी ऑयल्स हैं उनका एक स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट ये होता है कि उस सर्टेन पॉइंट के बाद, कितनी हीट के बाद अगर आप उसको मज़ीद हीट करेंगे तो वो पॉइजनस सब्सटेंसेस यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा जो बॉडी में जाके रिस्क ऑफ कैंसर अच्छा खासा बढ़ा देते हैं। अच्छा। हम लोग जो ऑयल फ्राइंग के लिए नहीं होता, पहले तो हम यही गलत करते हैं कि हमें पता नहीं कि फ्राई करने के लिए कौन सा ऑयल है, कुकिंग के लिए कौन सा, सैलड्स के लिए कौन सा है। हमें ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम बस एक ही तेल लाते हैं या एक ही घी का डब्बा लाते हैं, वो हर चीज़ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ मखसूस ब्रांड्स हैं, बस लोग वही खरीदते हैं और उसी को यूज़ करते हैं, फ्राइंग के लिए भी, उसी को कुकिंग के लिए भी करते हैं, ऊपर सलाद पे भी डाल देते हैं, वही चीज़ हो रही होती है। तो आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप थोड़ा सा खर्चा अपनी हेल्थ के लिए करें कि तो ऑयल आप वो वाला यूज़ करें जो फ्राइंग पर्पस के लिए अलग हो। जो स्टेयर फ्राई सब्जियां करनी है या कम कुकिंग के लिए इसका ऑयल अलग होता है। सबसे बेस्ट कौन सा ऑयल हो सकता है? आई मीन टू से सनफ्लावर ऑयल जिसमें सनफ्लावर हो, कैनोलो वाला ऑयल, या फिर एक नॉर्मल? देखो, फ्राइंग के लिए जो बेस्ट होता है ना वो सरसों का तेल होता है, ठीक है। उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी कि वो अगर आप फ्राई करने के लिए हीट करेंगे, महंगा बहुत होता है। दूसरा, हमारे यहाँ वही बात है कि वो एडिबल वाला यानी कि जो आप खा सकते हो वो वाला कम मिलता है। आपको मिल तो जाएगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी अगर आप वो ज़्यादा फ्राई करने में यूज़ करेंगे, कुकिंग में यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक इशूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये आप जितना मर्जी जला लें, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसको जला के पकाते हैं क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट ज़रा हाई है ना, तो जितना हाई स्मोक पॉइंट होगा उसको उतना ज़्यादा हीट कर सकेंगे। ऑलिव ऑयल से तो बेहतर नहीं हो सकता। नहीं, ऑलिव ऑयल जो है उसके सेकंड नंबर पे आता है। देन देयर इज पीनट ऑयल जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मूंगफली के, यानी कि सबसे बेस्ट मस्टर्ड ऑयल अच्छा, बहुत अच्छा ऑयल है। लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल, ये वो ऑयल्स हैं जिनको आपने ज़्यादा हीट नहीं करते। एयर फ्राई करने के लिए या थोड़ा सा आपने डाल दिया अपनी सब्जी में, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना उनको। सही। अच्छा, अब दूसरी माइक्रोवेव वाली बात का जवाब। देखो, माइक्रोवेव है या एयर फ्रायर जितनी है ना, इनके ऊपर एक अलग से आपको सेगमेंट रखना चाहिए। अच्छा। कि इसके यूजेस भी हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसके हार्मफुल रेज जो हैं, कौन सा कंटेनर होता है, तो मेटल क्यों मना करते हैं, प्लास्टिक्स क्यों मना करते हैं हम लोग, कितनी दफ़ा आप फूड को हीट भी कुछ आ गई हैं जो कि आप करते हैं, वो कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आ गई। वो कह रहे हैं ये एयर फ्रायर है, माइक्रोवेव है, इसके लिए आप कोई जैसे इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर रहे हैं, इनका ये जो अप्लायंसेज हैं इनके लिए अलग से आपको पूरा एक सेगमेंट रखना चाहिए। कॉमन चीज़ों की बात कर रही हूँ, वो उसकी वजह ये है कि ये खैर डेली यूज़ होती है। हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो ये वो मैयज़ हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि जी शायद हमारा खाना सबसे बेहतर और महफूज होगा। नंबर 1 तो ये कि कुछ लोग रेड चिलीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जब खाना बनाते हैं, ब्लैक पेपर पे बनाते हैं, तो इसी जो देखो, रेड चिली से बेहतर है ब्लैक पेपर ही, और सबसे बेस्ट है ग्रीन पेपर आप यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अपने फ़ायदे हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हीट बढ़ाती है, थर्मोजेनिक होती है, तो आपको एक फ़ैट बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है रेड चिलीज़। लेकिन गैस्ट्रिक इशूज़, जो हमारा स्टमक का पीएच होता है ना, उसको मज़ीद एसिडिक बहुत करती है, तो उसकी वजह से जिनको लोगों को अल्सर्स या गैस्ट्रिक इशूज़ होते हैं उनको तो बिल्कुल मना कर दी जाती है। लेकिन प्रेफर हम लोग कहते हैं कि ब्लैक पेपर करें या ग्रीन जो चिलीज़ आती है ना, दे आर द बेस्ट आप यूज़ करने। ज़ाहिर है वो तो फिर एक सब्ज़ी है ना,
उसको आप यूटिलाइज़ कर लें। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि हमारी सबसे बुरी आदत, चूँकि हम कहेंगे कि निहारी बनी है या फिर दाल भी अगर बनी है तो उसके ऊपर प्रॉपर एक तरी आनी चाहिए ना, जो कि तड़के की होती है। अगर वो नज़र नहीं आएगी तो तुमने क्या बनाया ये? अच्छा, देखो ऑयल का जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ऑयल कितना यूज़ भी है। हाँ, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हम हर तरह के आते हैं, कुछ अफोर्डिंग होते हैं, कुछ नॉन अफोर्डिंग होते हैं। मैं कहती हूँ आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करें, क्वांटिटी कम कर दें, क्योंकि हमारी बॉडी उसको जितना यूज़ हो चाहिए होगा उतना प्रोसेस करेगी। जो नहीं चाहिए होगा, क्या होता है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। जो भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं वही फैट में कन्वर्ट होता है ना, और वही जाके हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसमें डालता है। तो जो एक्सेस नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। काश कोई ऐसा सिस्टम होता कि जिसमें बॉडी वॉश आउट हो जाती, कि जितना आप खा चुके हैं ना तेल, जितनी उसने खराबी की है वो सारी साफ हो जाती है। देखो अगर आप प्रॉपर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है या रोज़े का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसीलिए किया जाता है। और उसमें भी ये नहीं कि इफ्तार है या आप अगर इंटरमिटेंट भी कर रहे हैं तो आपने जो मील लेनी है उसमें सब जो भी उल्टी सीधी चीज़ें वो खा लें, वो नहीं करना। उसमें भी आपने हेल्दी अगर ऑप्शन रखेंगे तो बाकी डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। सही। चलें जी, मैंने पूरी कोशिश की है कि हम आपको ना कुछ अच्छे अच्छे मशवरे दे दें, क्योंकि आज फूड सेफ्टी का दिन मनाया जा रहा है। तो जो क्रक्स है सारी गुफ्तगू का वो ये है कि तेल का इस्तेमाल कम, कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, थोड़ा इस्तेमाल करना है, सब्जियां ज़्यादा खानी है, लाल मिर्चें अवॉइड करनी है, और आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें। काली से बेहतर है कि हरी मिर्च जो बाज़ारों में आम मिलती है वो काट के डाल दें। इतने ये छोटी सी ज़ुबान होती है पूरी बॉडी में, जिसके चस्के को पूरा करने के लिए आप पूरे शरीर को, अपनी पूरी बॉडी को ख़राब करते हैं। कि हम लोग पता हो क्या करते हैं डॉक्टर रिच, कि यार आज खा लेते हैं, कल चलो से कल से थोड़ा परहेज़ कर लेंगे। का ही तो इशू है, ज़बान से हम लोग ताल्लुकात ख़राब करते हैं, ज़बान से हम अपनी सेहत ख़राब करते हैं। बिल्कुल, उसी को कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसी को कंट्रोल कर लेना चाहिए अगर आप अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि मौत का वक्त तो खैर मुकर्रर है मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन ज़िंदगी जितनी जियो वो इस तरह की जियो कि एटलीस्ट डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाने पड़े, सेहतमंद लाइफ हो, आपकी हेल्दी लाइफ हो। एनी हाउ डॉक्टर रिच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।